हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज मंजू ठाकुर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रेकियोस्टमी। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेकियोस्टमी कॉम्पिटिटिव में बनने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है, उन सभी को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली की डेफिनेशन ऑफ द ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी में क्या होता है कि इसमें आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाई जाती है ट्रेकिया की। कौन सी रिंग पे बनाई जाती है? तो T3 और T4। T3 और T4 में जो ट्रेकिया में ओपनिंग बनाई जाती है वो मोस्ट कॉमनली अडल्ट में बनाई जाती है। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में T2 से लेके T3 तक ओपनिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों में और अडल्ट में दोनों में जो साइट होगी मोस्ट कॉमनली वो अलग अलग से रहेगी। बात करते हैं कि ट्रेकियोस्टमी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, किन किन पेशेंट्स में ट्रेकियोस्टमी की जाती है। फर्स्टली कोई भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए तो उसमें ट्रेकियोस्टमी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेकियोस्टमी की जाती है अगर पेशेंट्स में जो ईटी ट्यूब्स है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस है, अगर उसको मोर देन 15 डेज हो जाए तो पेशेंट्स को रिस्क रहता है निमोनिया होने का। तो उस रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी की जाती है। थर्ड, अगर पेशेंट्स के कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में ट्रेकियोस्टमी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेकियोस्टमी में जो इंसिजन्स दिया जाता है वो कैसा इंसिजन दिया जाता है। अगर तो इमरजेंसी कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट एकदम से इमरजेंसी कंडीशंस में आया हुआ है और उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी उसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम ट्रेकियोस्टमी की तरफ जाएंगे। तो उस टाइम जो है जो इंसिजन्स दिया जाता है वो वर्टिकल इंसिजन्स दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर हमने नॉर्मली प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करा था तो उस कंडीशंस में जो है वो इंसिजन ट्रांसवर्स इंसिजन्स दिया जाता है। बात करते हैं कि इंसिजन्स जहां पर स्टोमा बनाया गया है, जहां पर इंसिजन्स दिया गया है, उस इंसिजन साइट को क्लीन किसके साथ किया जाता है? तो उसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के साथ क्लीन किया जाता है। बात करते हैं कि जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है उसको क्लीन मतलब उसकी जब डेली केयर करते हैं तो उस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को किसके साथ क्लीन किया जाता है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा जो ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड्स नहीं है तो सेकंड ऑप्शन जाता है नॉर्मल सलाइन। ट्रेकियोस्टमी है, जब ट्रेकियोस्टमी में सक्शनिंग करेंगे तो उसका कितना टाइम होता है? तो उसका नॉर्मल टाइम होता है 5 to 10 सेकेंड के लिए। 5 to 10 सेकेंड के लिए ही सक्शनिंग करना होता है और सक्शनिंग करने से पहले भी पेशेंट्स को हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है और सक्शनिंग करने के बाद भी हाइपर ऑक्सीजनेशन करना नेसेसरी होता है ताकि पेशेंट्स में O2 की डिमांड जो है वो पूरी हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है उसका साइज कितना होता है। तो साइज भी अलग अलग होता है, बच्चों में अलग होता है और अडल्ट में अलग होता है। बात है इन्फेंट की। इन्फेंट में जो साइज होता है ट्रेकियोस्टमी का वो होता है 6 to 8 फ्रेंच तक लेते हैं। बच्चों में जो है वो बच्चों में जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है उसका साइज जो है वो 10 to 12 रहता है। बात करते हैं अडल्ट की, तो अडल्ट में जो ट्रेकियोस्टमी का साइज है वो 12 to 18 फ्रेंच होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि जब हम सक्शनिंग कर रहे हैं पेशेंट्स को तो सक्शनिंग करते टाइम जो सक्शनिंग का प्रेशर है वो कितना होता है, तो वो भी अलग अलग होता है। अगर बात करें अडल्ट में तो अडल्ट में जो सक्शनिंग का प्रेशर है वो 100 से लेके 120 mm of Hg होता है। बात करते हैं इन्फेंट की, तो इन्फेंट में 60 to 80 mm of Hg होता है। और बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में 80 to 100 mm of Hg प्रेशर्स होता है। इसके अलावा जिस पेशेंट्स में ट्रेकियोस्टमी की गई है उसमें नर्सिस की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एक तो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है कि मेंटेन द एयरवे या पेटेंट द एयरवे। इसके अलावा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की जो है वो डेली केयर्स की जानी चाहिए। किसके साथ करनी है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से या नॉर्मल सलाइन से। इसके अलावा जो पेशेंट जब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाली गई है तो उसमें डेली नर्स को बाइलेटरली मतलब कि दोनों लंग्स में जो है वो अस्कल्टेट करना है थ्रू द स्टेथोस्कोप कि दोनों लंग्स में जो साउंड है वो क्या इक्वली है, ब्रेथ साउंड जो है वो प्रेजेंट है। किसी भी लंग्स में ऐसा फील हो रहा है कि इसमें ब्रेथ साउंड प्रेजेंट नहीं है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स को पल्मोनरी एडिमा। अगर पेशेंट्स के लंग्स में इक्वल साउंड नहीं फील हो रही है दोनों लंग्स में तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है।
में ट्रेकियोस्टमी की जाती है, ट्रेकियोस्टमी करे हुए पेशेंट्स के बेड साइड में हमें ऑलवेज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमेशा पड़ा होना चाहिए, तो वो है एम्बू बैग। एम्बू बैग जो है वो ऑलवेज पेशेंट्स के ट्रेकियोस्टमी किए हुए पेशेंट्स के बेड साइड में ऑलवेज हमें रखना है। और ट्रेकियोस्टमी जब ट्रेकियोस्टमी करते हैं, जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। अडल्ट में अलग टाइप की होती है और चिल्ड्रन में करते हैं उसमें अलग टाइप की होती है। बात करते हैं अडल्ट में। अडल्ट में जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की टाइप है वो देखने को मिलती है। नंबर फर्स्ट, डबल ल्यूमन एंड कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। सेकंड सिंगल ल्यूमेन एंड कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब और डबल ल्यूमेन एंड फेनस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। बात करते हैं बच्चों में। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज लिया जाता है वो अनकफ्ड होती है। कभी भी बच्चों में कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि बच्चों का जो सुप्राग्लोटियल रीजन्स होता है वो नैरो होता है, ठीक है। तो अगर उसमें कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज किया जाए तो उसमें रप्चर्स होने का डर रहता है, तो इसीलिए बच्चों में अनकफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज लिया जाता है। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। अब बात करते हैं अडल्ट में। अडल्ट में हम फर्स्टली ले लेते हैं डबल ल्यूमेन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। डबल ल्यूमेन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में क्या क्या होता है? एक तो होता है उसमें इनर कैनुला, एक होता है उसमें आउटर कैनुला, एक होता है उसमें थर्ड होता है उसमें ऑब्चुरेटर और फोर्थ में होता है उसमें। अब बात करते हैं आउटर कैनुला की। आउटर कैनुला जो है उसको फिट किया जाता है जहां पर स्टोमा बनाया जाता है, उसके ऊपर जो है वो आउटर कैनुला को फिट किया जाता है। और इनर कैनुला जो होता है, इनर कैनुला को आउटर कैनुला के साथ में लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसका एक्सपल्जन्स का जो रेट है वो कम हो सके। बात करते हैं ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? ऑब्चुरेटर का यूज लिया जाता है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए, ताकि वो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की इंसर्शंस में हेल्प कर सके, ठीक है, सही तरह से वो अपने डायरेक्शंस में जा सके। बात करते हैं कफ्ड की। कफ्ड का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? इन्फ्लेशंस के लिए। बैलून होता है जो कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के आउटसाइड में अटैच्ड होता है। इस पायलट बैलून्स के द्वारा 10 ml सिरिंज से हवा के द्वारा इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। एक पायलट बैलून होता है जो कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के आउटसाइड में होता है। ये इससे हमें किस चीज का पता चलता है कि जो ट्यूब है उसमें एयर है या नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें इन्फ्लेशंस का पता या डिफ्लेशंस का पता चलता रहता है, ठीक है। बात करते हैं कफ्ड की। कफ जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? तो कफ हेल्प करता है, एक तो ट्यूब को लॉक करने का काम करता है, इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है एस्पिरेशंस ऑफ द इसोफेगस कंटेंट। ये जीआईटी के कंटेंट को ये एस्पिरेशंस करने से प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लेरिंजियल डैमेज। लेरिंजियल नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट इसी से बनने वाला क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर करते टाइम कौन सा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है? तब भी हमारा नर्व डैमेज ही होगा, क्योंकि जिस टाइम ट्रेकियोस्टमी की जाती है तो लेरिंजियल नर्व जो होती है वो ट्रेकिया के बिल्कुल साथ में होती है। तो उस टाइम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है उसमें कट होने का डर रहता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। बात करते हैं कि नर्स कैसे असेस करेगी कि पेशेंट्स की जो पेशेंट्स की जो लेरिंजियल नर्व है वो डैमेज हो गई है। तो नर्स जो है वो असेस करेगी कि पेशेंट जो कम्युनिकेशन करने में अनेबल्स होगा, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस की। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया का मतलब क्या होता है कि ट्रेकिया और ट्रेकिया के करंटली साथ में जो पीछे ऑर्गन होता है वो होता है इसोफेगस, और इसोफेगस को हम अदर किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इसोफेगस और ट्रेकिया इन दोनों के बीच में सेप्टम होता है, ठीक है। तो जब हम कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का यूज करते हैं तो कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्या करती है कि उस सेप्टम को, जो सेप्टम है उसको वो क्या कर देती है? उसको वो सॉफ्ट कर देती है, ठीक है, मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेकियोमलेशिया। तो इसमें नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? इसमें नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि पेशेंट्स के लिए वो अनकफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब यूज करे।
बात करते हैं थर्ड कॉम्प्लिकेशंस की, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला। अगर ट्रेकियोमलेशिया को ट्रीट नहीं किया गया, अब हुआ क्या था कि ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों के बीच में जो सेप्टम था उसका क्या हुआ था, सॉफ्टनिंग हो गई थी। अगर वो सॉफ्ट हो गया तो उसमें फिस्टुला बनने का डर है कि या तो ट्रेकिया जो है वो इसोफेगस में चला जाएगा या इसोफेगस का जो कंटेंट है वो ट्रेकिया में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रेकियोमलेशिया को अगर हम ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, अगर तो ठीक कर देंगे तब तो हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया या हमें पेशेंट्स का उस कॉम्प्लिकेशंस का पता ही नहीं चला तो पेशेंट्स को अदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला। अब ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला अगर पेशेंट्स में हो चुका है तो नर्स कैसे असेस करेगी कि इस पेशेंट्स को ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला हो गया है। नर्स जो है वो पेशेंट्स की सक्शनिंग करेंगी, तो सक्शनिंग करते टाइम जो है उसमें फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों के बीच में सेप्टम था वो जो है वो वहां पर स्पेस बन चुका है, वहां पर फिस्टुला बन चुका है। तो अब जो वो खा पी रहा है, जो इसोफेगस के कंटेंट है वो अब ट्रेकिया में आने स्टार्ट हो गए हैं, और ट्रेकिया में आने स्टार्ट हो गए तो जो वो सक्शनिंग करेगा तो वो सक्शनिंग के थ्रू जो है वो सक्शन चैम्बर में देखने को मिलेगी। तो नर्स इस तरह से असेस करेगी। अगर ये वाली कंडीशंस है तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो नर्स का फर्स्ट एक्शन होगा इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, बिकॉज ये कंडीशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? अगर इसोफेगस के पार्टिकल लिरिंग्स में चलेंगे तो पेशेंट्स को एकदम से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। ट्रेकियोनोमिनेंट आर्टरी, ट्रेकियोनोमिनेंट आर्टरी में क्या होता है, इसमें नर्स जो है ट्रेकियोनोमिनेंट आर्टरी जो कॉम्प्लिकेशंस है ट्रेकियोस्टमी का, ये सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है। इसके साथ सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी केस देखने को मिलते हैं। ट्रेकियोनोमिनेंट आर्टरी को नर्स किस तरह से असेस करेगी? तो जब भी नर्स सक्शनिंग करेगी तो नर्स तो सक्शनिंग के साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, सक्शन चैम्बर में जो है वो ब्लड देखने को मिलेगा। और नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा इस केस में? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना और पेशेंट्स को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना। सो गाइस, ये जो भी मैंने आपको ट्रेकियोस्टमी में मैंने जितना भी आपको बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए या मेरी वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह न्यू टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में मिलूंगी। थैंक यू गाइस।